आइए स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा क्या है, सुनिए ध्यान से। आज का एजेंडा क्या है, हम लोग का सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन करते ही आपका 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई में जर्नल में क्वेश्चन आता है, ऑनर्स में क्वेश्चन बहुत ही रेयर है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जर्नल में आता है। तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई भी डिस्कस कर दूंगा। और एक हम लोग का चार्ज बोल के चैप्टर है, जैसे एफसीएम, देखो वर्ड दिख रहा है ना, एफसीएम वर्ड दिख रहा है, तो ये वाला ये वाला वर्ड एफसीएम, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और एक होता है आरसीएम, होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देंगे, जो कि इससे सम्स बनता नहीं है, इससे थ्योरी आता है और आज तक अभी सम्स आया नहीं है, ठीक है। आपका जीएसटी है लेकिन बहुत बेसिक है, बहुत एडवांस लेवल पर जीएसटी आपका सम्स में नहीं है, जो भी है बहुत बेसिक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ध्यान से समझिएगा, आप सिलेबस चेक कीजिएगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बोल के ही लिखा गया है, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आपके सिलेबस में नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, आप पता है जब जीएसटी की बात होती है तो गुड्स और सर्विस दोनों आ जाता है ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात है, सिलेबस में गुड्स है, सर्विस नहीं है। और जितना भी मैंने क्वेश्चंस भी देखे हैं लास्ट ईयर के सारे गुड्स से रिलेटेड आए हैं, और मैं आज करवाऊंगा भी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें गुड्स के केस में क्या निकालना है, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। सर ये टाइम ऑफ सप्लाई क्यों निकालते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है, कब ऑर्डर मिला आज, बोलता है 10 दिन के बाद डिलीवरी करवा देना, ठीक है। मान लो 10 दिन के बाद मैंने ट्रांसपोर्ट में डाला, 2 दिन के बाद उसके यहाँ पे पहुंचा, पेमेंट वो 4 दिन के बाद किया, ठीक है। इनवॉइस जब पैसा आ गया तब जाके मैंने इनवॉइस बनाया, तो 4 से 5 टाइप का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जब ऑर्डर दिया वो वाला दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा, या जब आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट में लगा दिए वो वाला दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा, या जिस दिन उसने पेमेंट किया वो वाला टाइम ऑफ सप्लाई होगा, या जिस दिन आपने जीएसटी का बिल बनाया, जिस दिन आपने जीएसटी का बिल बनाया, क्या वो वाला टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो हम लोग का मेन मुद्दा यही है कि आइडेंटिफाई करना है कि किस डेट को हमारा क्या आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द एफसीएम, एफसीएम मतलब हो गया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। देखो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि सेलर जीएसटी एक्सेप्ट करेगा। जैसे सेलर क्या करेगा, जब भी गुड्स सेल करेगा तो जीएसटी ऐड करके सेल करेगा। कस्टमर जो भी जीएसटी सेलर को पे किया, सेलर वो सारा का सारा जीएसटी किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सिंपल, जो सिंपल जीएसटी होता है कि मैं परचेज करूंगा तो मुझे आईटीसी मिलेगा, जब मैं सेल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जीएसटी। जीएसटी में से मैं आईटीसी माइनस करके जो भी मेरा नेट अमाउंट होगा मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। इसी मेथड को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जो एक नॉर्मल जीएसटी का मेथड होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एक होता है आरसीएम, होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे जो बायर होता है, देखो एफसीएम में जीएसटी कौन पे कर रहा है, जो सेलर है। सेलर गुड सेल कर रहा है, बदले में जीएसटी मिल रहा है, और उस जीएसटी में से अपना आईटीसी को माइनस कर रहा है, जो भी नेट बच रहा है वो गवर्नमेंट को पे कर दे रहा है। तो एफसीएम में सेलर जीएसटी पे करता है। और जो आरसीएम होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, उसमें बायर जीएसटी पे करता है। अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज सपोज एक कंपनी है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सपोज एक कंपनी है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसने एक ट्रांसपोर्ट सर्विस हायर किया, एक ट्रांसपोर्ट सर्विस हायर किया, मान लो 5,000 रुपये का। तो गवर्नमेंट बोलता है आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, अगर ट्रांसपोर्ट वाला आपको सर्विस दे रहा है, इसका मतलब उसने सप्लाई दिया, तो आप सप्लाई रिसीव कर रहे हो, तो आप क्या हो गए, बायर हो गए। और बायर का धर्म जीएसटी पे करना। तो आप जो 5,000 पे करोगे उसमें 18% या 12% जो भी सर्विस का रेट है वो ऐड करके पे करना। क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रांसपोर्ट जिसने ट्रांसपोर्ट का काम किया, वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, आप तो रजिस्टर्ड है। तो आपने जो जीएसटी, क्योंकि देखो जब जब तक सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तब तक आप उसको जीएसटी तो पे नहीं करोगे। कोई भी दुकानदार अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या आप उसको जीएसटी दोगे, किसी कोई कहीं पे आप सामान परचेज करने गए,
दुकान के सामने कहीं पर भी जीएसटी नंबर नहीं लिखा हुआ है, फिर भी वो आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है, क्या आपको जीएसटी देना चाहिए? नहीं, क्योंकि जीएसटी लॉ बोलता है कि अगर आपने जीएसटी लिया है तो आपके दुकान के सामने जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आईएन बोलते हैं, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके दुकान के सामने लगना चाहिए, जो 15 डिजिट का होता है। तो मैंने ट्रांसपोर्टर को हायर किया, उसके पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, मैंने सिंपली उसको 5,000 पे किया। गवर्नमेंट बोलता है जो तुमने 5,000 पे किया उस पर 18% का जीएसटी बनता है, वो आप हमें पे कर देना। तो आप क्या करोगे, जो 18% का जीएसटी है डायरेक्टली आप इसको पे कर दोगे, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सर्विस कौन लिया था? कंपनी। जो सर्विस लेता है वो क्या बन जाता है? बायर। सर्विस दिया कौन था? ट्रांसपोर्टर। जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है वो सर्विस दिया था। तो कंपनी क्या करेगी? 5,000 रुपया देगी ट्रांसपोर्ट कंपनी को, और उस पर 18% का जीएसटी किसको देगी? गवर्नमेंट को देगी। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आज के टाइम पे आप जानते हो ना, एनपीए समझते हो? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बहुत सारे लोग लोन लेते हैं और टाइम पे लोन का रिपेमेंट नहीं करते। कोई भी लोन अगर 19 डेज तक आप पे नहीं करते हो तो वो जो लोन होता है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अपने बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सपोज आपने लोन लिया 3 मंथ, 3 मंथ तक आपने ईएमआई नहीं पे किया, तो एज पर द आरबीआई रेगुलेशन अगर 3 मंथ तक पेमेंट नहीं आया तो वो जो लोन होता है वो एनपीए में चला जाएगा। आप कभी देखिए ईएमआई मिस करेंगे ना, फर्स्ट मंथ का ईएमआई मिस करेंगे, बैंक वाला उतना परेशान नहीं करता है। जैसे ही आप सेकंड मंथ का ईएमआई मिस करते हैं वो लगेगा फोन करने आपको, भयंकर परेशान करेगा। और सेकंड मंथ भी हो गया, थर्ड मंथ का पेमेंट नहीं किया, फिर धमकी देना स्टार्ट करेगा कि रिकवरी एजेंट आएगा आपके पास में, आपके लॉयर लोग हायर करके लॉयर से आपको नोटिस दिलवाएगा, उल्टा पुल्टा धमकी देता, फिर रिकवरी एजेंट कॉल करे गाली देना स्टार्ट करेगा। ये बैंक वाला सब करवाता है। बैंक बहुत गंदा है, लिटरली बता रहा हूँ। बैंक की जो रियलिटी है, मतलब क्या बोलूँ, बैंक वाला अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचानते। अगर जो बैंक का मैनेजर है ना, कल को अगर वो डिफॉल्ट करेगा ना तो उसको भी गाली पड़ता है। तो बैंक का रियलिटी बहुत खतरनाक है। बैंकिंग जॉब, मतलब जो लोग सेल्स वेल्स में है जाकर उनसे पूछो ना, मतलब कुत्ते वाली हाल उनकी है, और भयंकर लेवल का हाल है, भयंकर। बैंक का जॉब सबसे बेकार जॉब होता है। हाँ, अल्टीनेट अनलेस आप अच्छे पोस्ट पे हो, आपका वर्किंग फील्ड नहीं है, आप ऑफिस में बैठे हुए, कोई टारगेट नहीं मिला हुआ, या गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वाला बैंक है तो ठीक है, ये वरना जॉब बहुत गंदा जॉब है बैंक का, ठीक है। तो लेट से एक एक मिस्टर एक्स थे, उन्होंने 19 डेज तक पेमेंट नहीं किया, तो उनका जो लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया। अब बैंक वाला लोग क्या करते हैं ना, रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं, ठीक है। अब ये रिकवरी एजेंट आएगा, वो जो मिस्टर एक्स है उनके घर के आसपास आएगा, धमकी देगा, गाली देगा, या बातचीत करेगा, कोशिश करेगा पैसा रिकवर कराने का। अब बदले में कंपनी, बैंक वाला क्या कर रहा है, उस रिकवरी एजेंट को पैसा दे रहा है। तो जीएसटी लॉ बोलता है कि आपने जो रिकवरी एजेंट हायर किया ये तो आपका आउटसाइडर है, ये तो आपका आपका परमानेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, ये तो आपका आउटसाइडर है। ये लोग आउटसाइडर होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, ठीक है। जिस बोलते हैं ना भाड़े के आदमी, वैसे टाइप रेंट वाले आदमी होते हैं, तो बोले ये आपका, हाँ, तो ये जो रिकवरी एजेंट है, ये रिकवरी एजेंट आपको सर्विस दे रहा है, मतलब बैंक को सर्विस दे रहा है। तो जब रिकवरी एजेंट बैंक को सर्विस दे रहा है, क्या ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है? नहीं, बट सर्विस तो दे रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है जितने रुपए का सर्विस दिया, फॉर एग्जांपल 5,000 का सर्विस दिया, तो बैंक कितना पे करेगा? 5,000 पे करेगा। तो बैंक बोलता है इसको 5,000 दे देना, और इस 5,000 पे 18% का जीएसटी गवर्नमेंट को दे देना। तो सर्विस कौन ले रहा है? सर्विस सर्विस रिसीव कौन कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है। सर्विस का पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, तुम 5,000 रुपये उसको दे दिया, उस 5,000 पे जो भी जीएसटी होगा वो इसको दे देना, मतलब गवर्नमेंट को दे देना। तो बैंक वाला क्या करेगा, 5,000 का पेमेंट करेगा रिकवरी एजेंट को, और 18% का पेमेंट किसको करेगा? गवर्नमेंट को। इस केस में देखो, बायर क्या कर रहा है, बायर ही नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? सेलर पे करता है। बट इस केस में सर्विस रिसीव किया बायर, पेमेंट किया बायर, सर्विस रिसीव किया बैंक। सर्विस कौन रिसीव किया? बैंक। तो इस बार सर्विस, जब बैंक क्या है, बायर हो गया। अरे जो सर्विस खरीदेगा वही तो पे करेगा।
तो बैंक वाले ने क्या किया, सर्विस रिसीव किया, बदले में पेमेंट किया, तो बैंक क्या होगा, बायर हो गया। अब बायर वो जीएसटी किसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट। तो जब भी बायर जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, इसको बोलेंगे आरसीएम। और जब भी सेलर जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, इसको बोलेंगे एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी कौन पे करता है, सेलर पे करता है, जो नॉर्मल प्रोसेस है कि परचेज के टाइम पे जीएसटी अवेल करेंगे, सेल के टाइम पे जीएसटी कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन से आईटीसी को माइनस करेंगे, जो भी नेट होगा गवर्नमेंट को पे कर देंगे, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पर जब बायर जीएसटी पे करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ये किस किस केस में कर सकता, मैं आफ्टर सप्लाई चैप्टर में ये पढ़ा दूंगा, मैंने नोट्स बना के लाया हूँ, 2 मिनट लगेगा, मैं पूरा एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं बता दे रहा हूँ। नॉर्मली ये जो एजेंट होते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट होते हैं, अरे इंश्योरेंस कंपनी जो एजेंट होते हैं, वो उस केस में भी आरसीएम होता है। जो रिकवरी एजेंट होते हैं बैंक वाले का, उसमें भी होता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले में भी होता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी उसमें भी होता है। और ऐसे करके 6 से 7 केस हैं जो मैं लिख के लाया हूँ, और आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझा भी दूंगा। ठीक है, तो आपका अब मेन जो क्वेश्चन हमारा है वो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द एफसीएम मेथड। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, एफसीएम और आरसीएम क्लियर हुआ ना। एफसीएम में सेलर जीएसटी पे करता और आरसीएम में बायर जीएसटी पे करता, बस इतना ही अपने को समझना था। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द एफसीएम मेथड, कि भाई गुड्स का जो सप्लाई हुआ उसका एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, वो अपने को निकालना है। अब दो चीज में ध्यान समझिएगा, दो चीज में, अगर सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड, अगर सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड तो एक अलग फैक्टर है। अगर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड, सर ये मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या, पहले ये समझिए। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब होता है ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, आपने पेमेंट कर दिया और सामने वाले को बोला भाई मेरे गोडाउन में माल पहुंचवा देना या मेरे घर पे माल पहुंचवा देना। पेमेंट करके आप घर आ गए, 2 या 3 दिन के बाद गुड्स आपके घर पे आ गया या गुड्स आपके गोडाउन में चला गया, इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स। डज नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया, आपने पेमेंट किया, साथ ही साथ गुड्स उठाया अपने घर लेकर चलाया, इसको बोलते हैं डज नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया, आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, गुड्स कब आया, बाद में आया, मतलब आपके साथ गुड्स नहीं गया। जब आपके साथ गुड्स नहीं जाएगा इसको बोलेंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर आपने पेमेंट भी किया और गुड्स भी साथ ही साथ उठा के लेके चले गए, इसको अपने क्या बोलेंगे, डज नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब ध्यान से सुनो, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है मतलब गुड्स बाद में आएगा, पेमेंट पहले आएगा। तो सॉरी, पेमेंट मतलब आपने पेमेंट कर दिया और गुड्स बोला 2 दिन बाद भिजवा देना, ये होता मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने बिल बनाया, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स मतलब जिस दिन आपके दुकान से गुड्स रिमूव हुआ, मतलब आपने पेमेंट कर दिया और बोला भैया मेरा जो सामान है मेरे घर पहुंचवा देना, ट्रांसपोर्ट के थ्रू या गोडाउन में पहुंचवा देना। तो ऑब्वियसली जो सेलर है वो अपने गोडाउन से क्या करेगा, आपके लिए सामान को पैक करेगा और अपने गोडाउन से ट्रांसपोर्ट को हायर करेगा, और ट्रांसपोर्ट वाला क्या करेगा, गोडाउन में आएगा, जो भी गुड्स रहेगा उसको लोड करेगा, और लोड करके आपका जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। यही होता सिंपल प्रोसेस। तो जिस दिन गोडाउन से माल रिमूव हुआ, जिस दिन गोडाउन से गुड्स रिमूव हुआ, और जिस दिन इनवॉइस बना, जिस दिन इनवॉइस बना, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। सपोज इनवॉइस बना 1 दिसंबर को, इनवॉइस कब बना, एक मतलब बिल कब बना, 1 दिसंबर को, ठीक है। सर आईटीसी मिलता है आरसीएम, आरसीएम में क्यों आईटीसी मिलेगा, नहीं। डेट ऑफ इनवॉइस सुनो, इनवॉइस बना 1 दिसंबर को और रिमूवल हुआ 2 दिसंबर को, तो अर्लियर क्या है, 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो सिंपली याद करो ना, डेट ऑफ इनवॉइस, बोलो ना, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि बायर के साथ गुड्स नहीं जाएगा, गुड्स बाद में जाएगा, बायर चला गया उसके बाद गुड्स जाएगा, उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालेगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। 1 दिसंबर को था डेट ऑफ इनवॉइस
2 दिसंबर को था रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर 1 दिसंबर, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 1 दिसंबर। इसमें आ जाओ, इफ द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब बायर के साथ साथ गुड्स चला गया। डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया, बायर के साथ साथ गुड्स चला गया। बायर ने पेमेंट किया, अरे हम लोग सब्जी लेने जाते हैं क्या करते हैं, पेमेंट करके सब्जी लेके आते हैं, या बोल देते क्या कि छोड़ दो भैया 2-4 दिन बाद आके आएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है, होता है क्या? तब तो नशा में गया होगा सब्जी लेने के लिए। सुनो, ऐसा कभी नहीं होता। आप पेमेंट करते हैं, सब्जी लेकर घर में आ जाते हो, सिंपल सा प्रोसेस होता है। उसको बोलते हैं सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसमें होता है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर। क्या चीज? नहीं, जरूरी नहीं है कि बिल उसी दिन बने, बिल बाद में ही बनता है भाई, बिल बाद में बनता है भाई, ठीक है। अब देखो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, जीएसटी में तुम लोग क्वेश्चन ना पूछो तो ही बेटर है, क्योंकि भाई पूरा जीएसटी लॉ पढ़ाने का ना मौका मिला मुझे और ना आपको पढ़ने का मौका मिला, ठीक है। इतना मोटा जीएसटी का लॉ है, तुम्हारे में छोटका 4 पेज या 4 पेज का सिलेबस दिया है। हाँ, वो छोटा ही है, 4 पेज का सिलेबस है, इतना बड़ा जीएसटी लॉ है और तुम क्वेश्चन पूछ रहे मेरे से। अब डेट ऑफ इनवॉइस का अलग से चैप्टर बना हुआ है, रिफंड का अलग से चैप्टर दिया हुआ है, वैल्यूएशन का अलग से चैप्टर दिया हुआ है, एग्जेम्प्ट का अलग से चैप्टर दिया हुआ है। इतने जो मैं तुमको सप्लाई खत्म किया 2 दिन में, उतना थोड़ी सप्लाई है, बहुत सप्लाई है भाई। पढ़ाने बैठ जाएंगे हफ्ता भर लग जाएगा सप्लाई खत्म करने में। तो जितना पढ़ा रहे बस उतना ही फोकस करो, तुम्हारे एग्जाम में उतना ही आएगा और उतना ही रिलेवेंट है तुमको पढ़ने के लिए। चलिए बताइए तो, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ध्यान से सुनिएगा, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। एक ये अमेंडमेंट मैं पढ़ाऊंगा, 1 अक्टूबर 2023 को अमेंडमेंट आया। ये अमेंडमेंट कब आया भाई, 1 अक्टूबर 2023 को अमेंडमेंट आया। ये अमेंडमेंट मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा टेबल देख लो, थोड़ा सा टेबल देख लो। डेट ऑफ इनवॉइस है 18 नवंबर, 18 नवंबर 2023 है डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ रिमूवल क्या है, 19 नवंबर। डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, 20/11/2023। बोल रहा मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट क्या है, इन्वॉल्व। तो अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो हमको डिलीवरी से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस से मतलब है। तो इनमें और इनमें विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या है 18, तो अच्छा, तो प्लेस ऑफ डेट टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 18 नवंबर 2023। देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई को एग्जाम में बोलोगा टीओएस, या कभी इसी को बोलेगा पीओटी, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और टाइम ऑफ सप्लाई बोथ आर सेम, ठीक है। पीओटी बोले या टीओएस बोले, बोथ आर सेम। टीओएस का मतलब होता है टाइम ऑफ सप्लाई, पीओटी का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो डेट ऑफ डिलीवरी और डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ डिलीवरी और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर क्या है 15, तो 15 दिसंबर। यहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे मूवमेंट क्या है, इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली ये हमको देखना ही नहीं है। अपने क्या देखना है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर तो यही लग रहा है भाई 5 मार्च 2024। फिर बोल रहा है मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो डेट ऑफ डिलीवरी कितना, 4/7/23, 4 जुलाई 2023, 2 जुलाई 2000, सॉरी 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 4 जुलाई 2023 और 5 जुलाई 2023 विच एवर इज अर्लियर, तो 4 जुलाई, ठीक है, समझ गया ना। तो इन केस ऑफ गुड्स अंडर द एफसीएम, इन केस ऑफ गुड्स अंडर द एफसीएम टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, सर अपने को प्रोविजन याद करना है क्या, 4 से 5 बार क्वेश्चन 5 साल के अंदर आ चुका प्रोविजन लिखने के लिए। तो ये जो मैंने प्रोविजन लिखा, ये प्रोविजन आपको लिखने को आएगा,
ध्यान समझो, ये जो पोर्शन मैंने लिखा है ना, ये आपको लिखने को आता है 2 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर में, जो भी पूछे। ये पूरा का पूरा प्रोविजन लिखने को आएगा, ठीक है। तो प्रोविजन एक बार क्लास में याद करते हैं ना, घर के लिए क्या छोड़ना, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पहला, इफ मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। चलिए, if movement of supply does not involve date of invoice, date of delivery, whichever is earlier, ठीक है। ओके, अब ये अमेंडमेंट क्या है, ध्यान से पहले मेरा बात सुनो को, फिर मैं यहाँ पे क्या है सब बता देता हूँ। क्या होता था ना, पहले सर्विस के केस में एडवांस चलता था। जैसे आप लोग क्या होता है, हम लोग का सेशन स्टार्ट होता है, आप लोग फुल पेमेंट कर देते हो या हाफ पेमेंट कर देते हो, लेकिन अभी तक मैंने आपको सर्विस नहीं दिया, और आप लोग एडमिशन ले लेते हो। तो सर्विस के केस में क्या होता है, एडवांस पेमेंट अलाउ है और उस एडवांस पेमेंट पे जीएसटी लगेगा। लेकिन पहले 1 अक्टूबर 2023 के पहले गुड्स के केस में जो एडवांस है वो अलाउ नहीं होता था। गुड्स के केस में एडवांस अलाउ नहीं होता था। क्या मैंने बोला, रिपीट कर रहा हूं, पहले और आज भी सर्विस में एडवांस अलाउ था, और जो भी आप एडवांस पेमेंट करते थे उस पर जीएसटी लगता था, और गवर्नमेंट इजीली जीएसटी एक्सेप्ट करती थी, और हम लोग आईटीसी वगैरह क्लेम करते थे। नॉर्मल जो जीएसटी का प्रोसेस होता था वो चलता था। गुड्स के केस में पहले कभी भी एडवांस सप्लाई बना ही नहीं। मतलब अगर आप गुड्स में डील करते हो और आपको एडवांस पेमेंट मिल गया तो वो सप्लाई का पार्ट नहीं है, और जहां सप्लाई नहीं है वहां पे जीएसटी का बात होगा ही नहीं। फिर से बोल रहा हूं, गुड्स के केस में क्या एडवांस का बात होता था? नहीं, गुड्स के केस में एडवांस का बात नहीं होता था। अगर किसी ने एडवांस दे दिया, आपने रिसीव कर लिया, उस रिसीव वाले अमाउंट पर जीएसटी देने का कोई बात नहीं है, बिकॉज एडवांसमेंट इन केस ऑफ गुड्स इज नॉट ए सप्लाई, और जहां सप्लाई नहीं है वहां पे गुड्स नहीं है। 1 अक्टूबर 2023 को अमेंडमेंट आया, 1 अक्टूबर 2023 को अमेंडमेंट आया। उन्होंने बोले कि जो गुड्स का डेफिनेशन था, याद करो, गुड्स इंक्लूड, गुड्स मीन्स ऑल काइंड ऑफ इमूवेबल या मूवेबल, ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल, ठीक है। एक्सक्लूड मनी सिक्योरिटीज, यही ना, मनी सिक्योरिटीज। इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, बस इतना ही डेफिनेशन याद करना था अपने को, बस इतना ही, इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। अब गवर्नमेंट पता क्या बोल रहा है, ये जो एक्शनेबल क्लेम है ना, एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, ये अनसिक्योर्ड क्लेम होता है। जैसे आपने लॉटरी में पैसा लगाया, गैम्बलिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम होता है, ये अनसिक्योर्ड होता है। गवर्नमेंट ने 6 टाइप का, सुनो ना, गवर्नमेंट ने 6 टाइप का जो एक्शनेबल क्लेम है उसको गुड्स आइडेंटिफाई किया। बोला अगर उसके केस में तुमको एडवांस मिलता है तो सप्लाई बनेगा और जीएसटी देना पड़ेगा। अब ये जो सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या, देख लो पहले, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेम, कैसीनो, ठीक है। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग ये पहले भी था, ठीक है, ये पहले भी था, 3 गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेम और कैसीनो। बोले ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, एडवांस पेमेंट विल चेक, मतलब जीएसटी क्या होगा, चार्जेबल होगा। क्वेश्चन जितना पूछ रहा हूं उतना आंसर दीजिएगा। क्या एक्शनेबल क्लेम गुड्स है? बोलिए, क्या एक्शनेबल क्लेम गुड्स है? लाइव स्टूडेंट, क्या एक्शनेबल क्लेम गुड्स है? हाँ सर, गुड्स के डेफिनेशन में बोला गया था इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। मेरे को प्लीज 2 मिनट बोलने देना, डिस्टर्ब मत करना। गवर्नमेंट ने बोला कि एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, और बाद में एक सेक्शन है, 7(1)AA, बाद में सप्लाई का एक सेक्शन है 7(1)AA, उसमें बोलता है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को ही गुड्स मांगेंगे, बाकी सबको नहीं मानेंगे। तो 7(1)AA में बोलता है लॉटरी, बैटलिंग और गैम्बलिंग यही गुड्स है, बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है। ये शुरू से था, जब
जीएसटी आया था 2017 से, 1 अक्टूबर 2023 को गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, बोला ये जो 3 पहले थे वो आज भी रहेंगे, 3 और ऐड कर दिया, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेम और कसिनो। मतलब अभी 6 टाइप के एक्शनेबल गुड्स है। अगर अभी हमारा जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल गुड्स कितने हैं? 6 है, बोलो ना। लॉटरी, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम, हॉर्स रोस, कसिनो। बोले ये जो 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, अगर ये 6 गुड्स का आप एडवांस पेमेंट लेते हो, ध्यान सुनिएगा, अगर ये 6 गुड्स का आप एडवांस पेमेंट लेते हो तो ये सप्लाई है, जीएसटी लगेगा। और पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, नॉर्मली एडवांस पेमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट ए चार्जेबल अंडर अ जीएसटी। तो मैं समअप कर रहा हूं इस पूरे पैराग्राफ को मैं समअप कर रहा हूं। सप्लाई के केस में, सॉरी, सर्विस के केस में अगर आप एडवांस रिसीव करते हो, जैसे एग्जांपल मेरा सेशन चालू हुआ आपका 16 अगस्त से, 14 अगस्त को आपका एग्जाम खत्म हुआ और सेमेस्टर 5 का मैंने अनाउंसमेंट कर दिया 16 अगस्त से, ठीक है। 16 अगस्त को ना बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, बट मैंने उनको सर्विस देना स्टार्ट किया सितंबर से, और आज भी मैं सर्विस दिए जा रहा हूँ, जो कि सर्विस अभी तक एंड नहीं हुआ। तो जो भी पैसा मैंने रिसीव किया वो तो एडवांस में था। तो गवर्नमेंट बोल रहा है सर्विस के केस में जो भी तुम एडवांस रिसीव करते हो उस पर जीएसटी लगेगा। ये पहले भी लगता था, आज भी लग रहा और आगे भी लगेगा। सर गुड्स के केस में क्या एडवांस पेमेंट पर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। पहले भी नहीं लगता था, आज भी नहीं लगेगा। फिर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया कि 6 टाइप के स्पेसिफाइड एक्शनेबल गुड्स है, 6 टाइप के स्पेसिफाइड एक्शनेबल गुड्स है, अगर उनमें आप एडवांस रिसीव करोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। वो 6 टाइप का गुड्स का नाम बताओ ना। लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, ऑनलाइन गेम, हॉर्स रेस, कसिनो। अगर ये 6 टाइप के एक्शनेबल जो गुड्स है, अगर इनमें एडवांस रिसीव करोगे तो जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, बता सकते हो? गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट इन सब पे जीएसटी लगाकर इनका दाम को बढ़ाना चाहती है, जिससे लोग इनके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट ना हो। दैट इज वाई गवर्नमेंट इनका प्राइस को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जीएसटी लगती है प्राइस क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इन पर थोड़ा सा कम बिलीव करें और अच्छे कामों पर ज्यादा बिलीव करें। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको चार्जेबल कर दिया है, और चार्जेबल करके प्राइस को बढ़ाना चाहता है, जिससे इनका मार्केट थोड़ा सा डाउन हो। बट गवर्नमेंट को नहीं पता कि जितना जीएसटी लगेगा लोग उतना अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे। यही हुआ ना, सिगरेट वगैरह में गवर्नमेंट ने जितना जीएसटी लगाया, जितना टैक्स लगाया, लोग और पीना स्टार्ट कर दिए। फिर तो लोग महंगा महंगा पीना स्टार्ट कर दिए और दिखाना स्टार्ट किए, देखो हम 15 रुपये वाली पीते हैं, पहले 5 की बीड़ी पीते थे, अब 15 का पी रहे हैं। तो लोग अपना प्रेस्टीज दिखाना को स्टार्ट किए। अलग है भाई, इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, अगर क्वेश्चन देखो, मुझे नहीं लगता सीयू इस पर क्वेश्चन बनाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सालों से सीयू को ऑब्जर्व किया है, जिस भी टॉपिक में अमेंडमेंट आता है उस टॉपिक में लोग क्वेश्चन नहीं बनाते। सैलरी में देखना अमेंडमेंट आया था, नहीं बनाया। जहां भी अमेंडमेंट आता ये लोग नहीं बनाते। अब ये लोग दो अजम्पशन लेते हो। पहला, या तो स्टूडेंट को पता नहीं है, या तो स्टूडेंट को पता नहीं, क्योंकि बीकॉम के टीचर और जो प्रोफेशनल लेवल के टीचर होते हैं उनमें भी अंतर होता है। बीकॉम के टीचर जो घिसा पिटा नॉलेज है वही लेके चलते रहते हैं, खुद को अपडेट नहीं करते, ये फैक्ट है। अब फैक्ट बोलने मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल टीचर्स है वो अपने आप को अपडेट करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल में अब जहां पे अमेंडमेंट आता है वहीं से क्वेश्चन आता है। अगर आप कल को सीएमए करिएगा, जिधर अमेंडमेंट आएगा क्वेश्चन वहीं सेट होगा। तो प्रोफेशनल टीचर का मजबूरी है कि वो अमेंडमेंट को फॉलो करे। ऐसा नहीं कोई भगवान टाइप का लोग है जो अमेंडमेंट को पसंद करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, अमेंडमेंट आता है तो उससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए प्रोफेशनल टीचर लोग पूरा निगाह किस पर कड़ा के रखता है, अमेंडमेंट पे। बीकॉम में ठीक उल्टा होता है, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता सीयू इस पर क्वेश्चन सेट करेगा। फिर भी मेरे को बताना था, मैंने बता दिया कि 6 टाइप के जो गुड्स है, अगर उनमें एडवांस पेमेंट लगा तो उस पर जीएसटी लगेगा। वो 6 टाइप गुड्स आपको पता है, लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेम।
अच्छा, अब इसका अगर इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए बोल गया, सुनो ना, अगर इसका बोला टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो इसका 3 पार्ट है। पहला डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या है? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड, सर इसका मतलब क्या है? वही जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे ना, ये वाला चीज पढ़े थे ना, कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवर, ठीक है, और सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मोमेंट ऑफ गुड, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो सुनो ना, मैंने यहाँ पे स्टार लगा के बता दिया है इस 2 नंबर का मतलब क्या। देखो यहाँ पे स्टार लगा दिया मैंने। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का मतलब क्या होता है? सप्लाई इन्वॉल्व द मोमेंट ऑफ गुड्स, बोलेंगे डेट ऑफ रिमूवल, और सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्या होगा? डेट ऑफ डिलीवरी। सुनो ना, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ मूवमेंट है। अगर मूवमेंट है तो क्या होगा? डेट ऑफ रिमूवल। अगर मूवमेंट है तो क्या होगा? डेट ऑफ रिमूवल। तो सुनो ना, डेट ऑफ इनवॉइस एक, मान लो 1/2/2023, अगर इन्वॉल्वमेंट है तो मूवमेंट होगा, तो डेट ऑफ रिमूवल 2/2/2023, और डेट ऑफ पेमेंट 3/1/2023, विच एवर इज अर्लियर क्या था? 1 जनवरी। तो आंसर क्या होगा? 1 जनवरी। सुनो ना, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड का मतलब क्या है? अगर मूवमेंट होगा तो डेट ऑफ रिमूवल, अगर मूवमेंट नहीं होगा तो डेट ऑफ डिलीवरी। समझा? तो डेट ऑफ इनवॉइस इशू, अगर मूवमेंट है तो डेट ऑफ रिमूवल, अगर मूवमेंट नहीं है तो डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इन तीनों में क्या होगा? विच एवर इज अर्लियर। मेरा एक हिंट सुनो, हिंट सुनो, अगर एडवांस पेमेंट आ गया तो पेमेंट पहले आ गया। अगर एडवांस पेमेंट ले लेते हो और गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट आया है, और गवर्नमेंट का अमेंडमेंट बोलता है कि एडवांस पेमेंट पर जीएसटी लगेगा अगर 6 टाइप का एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है, तो एडवांस पेमेंट अगर ले लेते हो तो डेट ऑफ पेमेंट ही क्या हो जाएगा? डेट टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि एडवांस पेमेंट पहले ले लोगे, इशू बाद, इनवॉइस बाद में बनाओगे, और अगर मूवमेंट होगा तो गुड्स बाद में भेजोगे, और डिलीवरी होगा तो गुड्स जिस दिन वो लेने आएगा उस दिन दे दोगे। तो जिस दिन एडवांस पेमेंट आप लो लोगे उसी दिन आपका क्या होगा? टीओएस होगा या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। समझ में? तो अगर एडवांस, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा लॉटरी का बिजनेस है, मैं लॉटरी का बिजनेस करता हूँ, मैंने एडवांस पेमेंट ले लिया। एडवांस पेमेंट का मतलब ही क्या होता है? गुड्स बाद में जाएगा। जैसे ही मैंने एडवांस पेमेंट ले लिया, ये क्या है? डेट ऑफ पेमेंट। और इन दोनों में क्या था? सॉरी, इन तीनों में क्या था? विच एवर इज अर्लियर। तो सबसे पहले तो मैंने यही ले लिया, तो डेट ऑफ पेमेंट ही क्या हो जाएगा? टीओएस या पीओटी। डेट ऑफ पेमेंट ही क्या हो जाएगा? टीओएस या पीओटी। समझ में आया? ओके। सर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्या? मुझे नहीं लगता, बाकी भगवान जाने। आ जाओ, देखो मैंने लिख दिया है पीओटी का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। टीओएस का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, सेक्शन 12(3) देख लो, यह है आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम। आरसीएम में जीएसटी कौन पे करता है? आरसीएम में जीएसटी कौन पे करता है? बायर पे करता है। पहली बात, आरसीएम में जीएसटी कौन पे करेगा? बायर। ठीक है, इसका अगर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या आपका टाइम ऑफ सप्लाई, अगर आप इसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या टाइम ऑफ सप्लाई निकालना चाहते हो, इसमें अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला? अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ रिसीव्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया, जिस दिन पेमेंट मिला, या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया वहां से जो 31st डेट होगा वो वाला दिन, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तीन क्या था बोला? डेट ऑफ रिसीव्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपने इनवॉइस बनाया वहां से जो 31st डेट आएगा, जो 31st डेट आएगा, विच एवर इज अर्लियर। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेंगे ज्यादा बेटर लगेगा।
ये डेट ऑफ पेमेंट का मतलब पता क्या होता है? बुक एंट्री, जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने एंट्री पास किया वो वाला दिन, या जिस दिन बैंक में पैसा आया वो वाला दिन, विच एवर इज अर्ली। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट का यहाँ मतलब क्या है? पूरे सप्लाई वाले चैप्टर पे जब भी टाइम ऑफ सप्लाई की बात होगी, तो डेट ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जिस दिन मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री डाला, या जिस दिन पैसा बैंक में आया, विच एवर इज अर्लियर। अगर मैंने बुक में एंट्री पहले डाल दिया था तो यही हो जाएगा मेरा डेट ऑफ पेमेंट, या एंट्री के पहले पेमेंट आ गया बैंक में तो वो हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। इन दोनों में जो पहले होगा उसको बोलेंगे डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, इन दोनों में जो पहले होगा उसको क्या बोलेंगे? डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसको पहले बार याद करो ना। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम, पीछे से क्यों इतना बात कर रहा था? नहीं होगा, नहीं होने के लिए इतना मेहनत कर रहे भाई। तुम नेगेटिव वर्ड तो क्लास मत बोलो। 4 घंटा लगेगा लेकिन होगा। नेगेटिव वर्ड तो मत बोलो। मेरे लाइफ में नेगेटिविटी है नहीं, दैट इज वाई आई एम हियर। चाहे लेट ही पहुंचे पर पहुंचे जरूर। तुम अगर नेगेटिव हो जाओगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, जहाँ हो वहां से भी गिर जाओगे। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है आपका आरसीएम वाले केस में। तो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्या बोला? डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ द गुड्स। सेकंड थिंग क्या है? डेट ऑफ पेमेंट। और तीसरा क्या बोलता है? जब आपने इनवॉइस बनाया वहां से 31st वाला डे। सुनो ना, मैंने 1 जनवरी को बनाया इनवॉइस, तो 1 जनवरी से 31st डेट क्या होगा? 31 जनवरी। बोला 31 जनवरी वाला डेट। अब ये तीनों डेट में जो सबसे पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। अब सोचो, अगर ये सब चीज अभी नहीं पढ़ोगे तो मैराथन में थोड़ी समझ पाओगे सब चीज। तो अभी आपको समझ, रेगुलर क्लास में आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैराथन में क्या समझोगे? और फिर आप ही लोग एस्टिमेट करोगे यार उनका मैराथन किया तो समझ में नहीं आया, तो क्या गलती है? अपना गलती तुम देख ही नहीं रहे हो। तुमको पढ़ने का मौका था तो तुम पढ़े नहीं। फिर तुम लोग टीचर को जज करता है उनका मैराथन किया समझ में नहीं आया। इसमें टीचर क्या रोल भाई? टीचर तुमको पढ़ा दे रहा है, वही बड़ी बात है। चाहे जिस भी स्वार्थ में पढ़ा रहा है, पढ़ा तो रहा है, तुमसे पैसा तो नहीं मांगा। मत देखो तुम। लेकिन लोग देखेंगे भी, बुराई भी करेंगे, उल्टा पुल्टा कमेंट भी मारेंगे, सब करेंगे, मतलब दिखा देंगे हम इसी खानदान से बिलोंग करते हैं, देख लीजिए। अपना परिचय खुद से दे देंगे। शांति से पढ़ो जितना पढ़ा रहे। अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग पढ़ो तो। अरे क्लास में बोला भाई, खाना वाना खा के नहीं आया तुम लोग? अर्ली नहीं खा गया? सच में? कोई बात नहीं, हम धर्मशाला थोड़ी खोले हैं जो खाना खिलाए। आ जाओ। अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्या है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। दूसरा क्या है? डेट ऑफ पेमेंट, जहां से, जहां पे इशू किया था वहां से 31st डेट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास किया, या जब बैंक में पैसा आया, विच एवर इज अर्लियर। चलिए, डेट ये वाला देखो, टेबल देखो ये वाला। 1 जुलाई 2023 हमने गुड्स रिसीव किया। पेमेंट कब आया? 8 अगस्त। कौन बोला भाई? किसका आवाज? लड़का लोग किया है? ओ, दीदी लोग किया है? अबे चुप, डर नहीं कोई का, चल आजा। हाँ 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 हाँ, इसी को पार्सलिटी बोलते, होगा, शांत रहे। 1 जुलाई 2023, सुनो। 1 जुलाई 2023 डेट ऑफ पेमेंट क्या है? ओ, तो क्या हुआ? अरे मुझे लगा ये लोग किया है भाई सुनो सुनो, 100 में एक तो एक्सेप्शनल निकल गया, 99 तो तुम ही लोग होता है। हाँ बस आ गया चीप हरकत। टारगेट, बचपन सीखा है, टीचर टारगेट लेता है, टीचर टारगेट लेता है, मतलब बस आ गया, अपना सोच दिखा दिया। तुझे हम टारगेट क्यों लेंगे भाई? क्या लॉजिकल बात, फालतू बात कर रहे हैं? हम यहाँ तुझे सिखाने का बात कर रहे हैं, तू बोला टारगेट ले रहा है। भाई तुम लोग को एक मिनट सुनो ना। एक तो तुम लोग भैया बोलता है, एक तो तुम लोग सर बोलता है, ऊपर से बोलता है टारगेट लेता है। या तो क्लियर हो जा, या नहीं पहले क्लियर हो जाए। अगर सर बोलेगा तो सबको सुनना पड़ेगा, भैया बोलेगा तो सबको सुनना पड़ेगा, और नहीं कोई रिलेशन है क्लास के बाहर निकल जा। ठीक है ना? ये सब फालतू क्या मतलब बात कर रहा है? टारगेट वर्गेट, चीप हरकत ये सब है।
सब फालतू रिकॉर्डिंग करना पड़ता है एकदम। भाई तुम लोग, मैं लिटरली बता रहे ना, मत आना सेम सिक्स में मत आना, कमेंट से नहीं बोल रहे। अगर ये सब अगर थिंकिंग आ गया कि हम किसी को टारगेट लिया या किसी को करना, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। नहीं, एकदम मत करना तुम। 1/7/2023 सुनो, 1/7/2023 हमारा डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स था। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 10 अगस्त 2023। इनवाइस कब बना था? 26 जून 2023। और जब इनवाइस बना था, यहां से 31 डेट क्या हो गया, काउंट करो ना। 26 से 26 हो गया 30 दिन, और 27 जुलाई क्या हो जाएगा, 31 डेट, यही ना? ठीक है, तो 27 जुलाई क्या हो गया, 31 डेट। बोला विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर कौन सा डेट आ रहा है? एक साथ आ रहा है ना, ये सबसे पहले आ रहा है, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ सप्लाई। फिर सुनो ये वाला, ये देखो, ये वाला देखो तो, ये देखो तो पहला वाला डेट देखो, 1/7/2023, 10 अगस्त 2023। एक साथ को मतलब 1 जुलाई 2023 को मैंने गुड्स रिसीव किया था। डेट ऑफ पेमेंट कब हुआ था? 10 अगस्त 2023। डेट ऑफ इनवाइस कब था? 26 जून 2023। तो जब भी इनवाइस होगा वहां से 31 डेट काउंट करेंगे। तो 26 जून से 26 जुलाई, 26 जून से 26 जुलाई, 30 दिन। 26 जुलाई के बाद नेक्स्ट दिन क्या आएगा? 27, वही 31 हो जाएगा। तो 27 जुलाई आपका क्या हो गया, 31 हो गया। हाँ, नहीं नहीं, आपको ऐड करना है ना, तो उसमें फिर नेक्स्ट मंथ में आ जाना, क्या दिक्कत है? तो हाँ, आपका ये वाला डेट और ये वाला अर्लियर कौन सा डेट आ रहा है? अरे अर्लियर ये वाला डेट आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ, क्या है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ हाँ बिल्कुल बता रहे। 26 जून से 26 जुलाई, नॉर्मली एक मंथ हुआ ना, 30 दिन हुआ। तो नेक्स्ट क्या होगा, मतलब जो डेट रहेगा ना उसका नेक्स्ट मंथ चला जाना, तो 30 दिन हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो 31 मंथ रहेगा तो एक माइनस कर देना। नॉर्मली ये जुलाई कौन सा मंथ होता है, बड़ा तुम काउंट भी कर लेना, तुम ऐसे काउंट भी कर लेना, समझ रहे हो ना, काउंट भी कर लेना। एक मैं तुमको जनरल बता रहा हूँ कि जो डेट दिया रहेगा उस मंथ का उसी डेट पे चला जाना, उससे एक ऐड कर देना। तो 26 जून था, तो क्या कर देना, 26 जुलाई कर देना, उसमें एक ऐड कर देना, कितना हो जाएगा, 27 जुलाई। ये जर्नल रूल है, ये क्या है, जर्नल रूल है। ठीक है। अच्छा ये वाला डेट आओ ना, 1/7/23। 1/7/23 मतलब 1 जुलाई 2023 को क्या था, रिसिप्ट ऑफ गुड्स। पेमेंट क्या है, पेमेंट क्या है, 25, कब है, 25 जून 2023 को पेमेंट हुआ है। ठीक है। 29 जून 2023 को क्या बना था, बिल बना था। अब सुनो, 29 से 29 कितना हो गया, अरे 29 से 29 क्या हो गया, 30 दिन। और एक ऐड करो कितना आएगा, अरे 29 से 29 कितना हो गया, 29 से 29 30 डेज। और 29 में एक ऐड करो कितना हो गया, 31। तो हो जाएगा आपका 30 जुलाई, है ना? तो 30 जुलाई 2023। तो ये वाला डेट, ये वाला और ये वाला डेट, विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर क्या है, 25 जून आ रहा है ना, तो 25 जून हो जाए। ये वाला डेट देखो तो, बस लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद आप देख लीजिएगा। 1 जुलाई 2023 को गुड्स मैंने रिसीव किया, पेमेंट किया 5 जुलाई 2023 को। बिल कब बनाया, इनवाइस कब बनाया, 2 जुलाई 2023। तो 2 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त, अरे 2 जुलाई से लेकर 2 अगस्त होगा ना, लेकिन यहाँ पे 31 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 31 आ रहा है, तो 31 आएगा तो एक माइनस कर देना। तो 2 जुलाई से, यहाँ पे सुनो, 2/7 था, तो क्या कर देना, 2/8 कर देना। अगर 31 मंथ आ गया तो एक माइनस कर देना, तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और उसमें एक ऐड कर देना, क्या होगा, 2 अगस्त हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो तुम 30, जो तुम ऐसे से काउंट करता तुम लोग हाथ से काउंट कर लेना, बेसिक। ठीक है। तो 1/7/23, 5/7/23, 2/7/23 और 2/8/23 अर्लियर क्या है, यही लग रहा है मेरे को, 1/7/23। ठीक है। तुमको जिस दिन इनवॉइस बनेगा वहां से तुमको बस याद करना। तो 31 डेट तुमको 31 दिन याद करना आपको। जो भी तुम्हारा 31 डेट आएगा
वही तुम्हारा क्या होगा, डेट ऑफ, सॉरी वो हो जाएगा तुम्हारा 31st डेट फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। तो एक बार ये वाला रिकैप करो तो। ये वाला इससे इससे सम्स आया नहीं है, मतलब मैंने देखा है सम्स इसमें ज़्यादा आया नहीं। एक बार रिकैप करो इसको, क्या था। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम। आरसीएम में क्या बोला था, पहला डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, दूसरा क्या था डेट ऑफ पेमेंट, और 31st डे फ्रॉम इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ मतलब जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट लिखेंगे, है ना, बुक एंट्री मतलब डेट ऑफ बुक एंट्री, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कुछ सम्स करते जो सीयू के एग्जाम में आया हुआ, जिस दिन गुड्स रिसीव किए। अरे आरसीएम में तो बायर रिसीव करता है ना, आरसीएम में कौन रिसीव करता है, तो बीजीएसटी कौन पे करता है, तो सर्विस रिसीव कर रहा हूँ। यहाँ पे तो गुड्स की बात हो रही थी, जिस दिन मैंने गुड्स रिसीव किया वो वाला डेट हो गया डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ गुड्स। समझा। अरे आरसीएम में जीएसटी कौन पे करता है, तो रिसीव कौन करेगा, बायर। जिस दिन यहाँ तो बायर के पॉइंट ऑफ देखा जा रहा है, तो आरसीएम हमेशा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और एफसीएम हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू। समझा। याद रखना, आरसीएम में ना बायर रजिस्टर्ड है और सेलर अनरजिस्टर्ड, क्योंकि अगर सेलर रजिस्टर्ड हो गया तो अपना आईटीसी नहीं छोड़ेगा। तो आरसीएम में यही होता है कि बायर रजिस्टर्ड है और जो सेलर है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड। जैसे रिकवरी एजेंट वो अनरजिस्टर्ड है, इंश्योरेंस एजेंट वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। जो नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो लोग सर्विस देते हैं, होता है ना, वो क्या अनरजिस्टर्ड है। अब ये सीयू का सम्स मैं करवा रहा हूँ, एक बार फोकस करो तुम लोग। ये सीयू का सम्स है, सुनो ना, ये सीयू का सम्स है, पहले एक बार ओरली डिस्कस कर लेंगे। स्टेट द प्रोविजन related to time of supply, state the provision related to time of supply of goods in case of forward, एफसीएम बोला है। तो एफसीएम में याद है, एफसीएम याद है, डेट ऑफ इनवॉइस, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, और मूवमेंट अगर इन्वॉल्व नहीं है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर है। ठीक है, यहाँ पे एफसीएम बोला है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। अगर टाइम ऑफ सप्लाई ना बोल करके, टाइम ऑफ सप्लाई ना बोल करके ये बोलेगा टीओ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पीओटी बोलेगा, तो समझ जाना टाइम ऑफ सप्लाई का बात हो। ठीक है, वरुण अरेस्ट क्या, डेट ऑफ रिमूवल और बोलना सौरभ, डेट ऑफ रिमूवल और क्या बोला। अच्छा सुनो, एक सुनो ना, 1 दिसंबर 2023 को गोडाउन से गुड्स निकला, ये कोलकाता से गुड्स निकला, ठीक है, और दिल्ली पहुंचेगा तो भाई 2-3 दिन लगेगा, तो मान लो 3 दिसंबर लग गया, तो 3 दिसंबर हमारा क्या हो गया, डेट ऑफ डिलीवरी, और जिस दिन गोडाउन से निकला वो क्या हो गया, डेट ऑफ रिमूवल। ठीक है, रिमूवल का मतलब दुकान से कब गुड्स निकला, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ रिमूवल। लोकेशन पहुंच गया, जिसने सामान ऑर्डर किया तो उसके लोकेशन पहुंच गया, जैसे होता है ना हमारा डिलीवरी कंप्लीट होता, वही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए, वरुण अ रजिस्टर्ड पर्सन supplied goods to Tarun following the details available for the transaction। पहला, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स क्या है भाई, 15 मार्च 2022, ये क्या था, रिमूवल ऑफ गुड्स था। डेट ऑफ इशू कितना था, 18/3/2022। डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, चेक नहीं करना अपने को, नहीं। डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, ये भी तो चेक नहीं करना। वैसे भी डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे क्या माना जाएगा, अगर बुक एंट्री और बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, तो बुक में आपने कब लिखा था, 25 मार्च को, 25 मार्च को आपने बुक्स में एंट्री किया था, और 28 मार्च को बैंक में पैसा आया, तो अर्लियर क्या है, 25 मार्च। तो 25 मार्च 2022 ये हमारा हो गया डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है,
लेकिन अपने को यहाँ पे पता क्या बोला, एफसीएम बोला। अच्छा, कुछ बोला यहाँ पे कि इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व नहीं, ऐसा कुछ बोला है क्या? हाँ। जब भी रिमूवल की बात आएगी ना, आप समझ जाइएगा यहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है। और जब भी डेट ऑफ डिलीवरी की बात आएगी तो समझ जाना मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो नोट बोल के पहले लिख लो, नोट बोल के यहाँ पहले लिख लो, नोट बोल के पहले लिख लो। एक काम करो, आप लोग ना ज्यादा नहीं, दो ही क्वेश्चन है, तो हेडिंग डालो टाइम ऑफ सप्लाई और क्वेश्चन नोट डाउन करो। हाँ, क्वेश्चन नोट डाउन करो, साथ में आंसर लिखो। क्वेश्चन नोट डाउन करो, तो लाइव स्टूडेंट क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट। और क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, अगर कुछ मिल गया शिव का तो करवा देता हूँ, आज ही करवा देता हूँ। लॉ पॉइंट की फालतू बुक है, एकदम फालतू बुक लॉ पॉइंट। एक तो बहुत सारा चीज गलत दिया हुआ है। हाँ, लॉ पॉइंट का बुक बहुत फालतू है, बहुत फालतू है यार, बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है। गलत भी लिखा हुआ है, ज्यादा क्वेश्चन में मैं तो ऐसे ही मंगा लिया था पेपर ऊपर देखने के लिए कैसा पूछता है। लेकिन इसको इसको पढ़ करके मेरा कॉन्सेप्ट हिल गया भाई। इसको दे। ये जो टीचर है ना, हाँ, यही तो राम मंदिर में पढ़ाते भी हैं। अरे हाँ रे भाई, कल क्लासेस बोल के है ना, उसी में पढ़ाते हैं। मुझे भी नहीं पता था, वो लोग आया था ना इधर पे, क्लास वाला लोग इधर आया था, 20 आए थे साथ में। फोटो देखा था बुक में, सर आप। क्वेश्चन एक, क्वेश्चन तो ये तीन क्वेश्चन नजर। अच्छा सुनो ना, जब मैं जीएसटी का वो रिवीजन कराऊंगा ना जीएसटी का, या मैराथन में, तो टाइम ऑफ सप्लाई और तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा, वहाँ पे मैं लिख भी दूंगा एक्स्ट्रा वाला। हाँ, वो राउंड ऑफ लॉ करवा देंगे। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, सुनो। कुछ चीज़ अगर भूल गए ना तो उसको लिख लेना, वो बाद में करवा देंगे, ठीक है। इसमें ना अभी तक सीयू में क्वेश्चन नहीं आया, जैसे क्या होता है कि हम जब ऑर्डर किए थे उस वक्त टैक्स रेट कुछ और था, जब गुड्स रिमूव हुआ या गुड्स मिला उस वक्त टैक्स रेट कुछ और था। टैक्स घटते और बढ़ने वाला सम्स अभी तक नहीं पूछा, ना जर्नल पूछा ना ऑनर से पूछा। तो उस टाइप का सम्स हम करवाएंगे आपका, रिवीजन में करवा देंगे, क्योंकि अभी तक वैसा कोई सम्स पूछा नहीं है और ना सिलेबस में मुझे दिखा। सिलेबस मैंने पढ़ा जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। यहाँ पे दो चीज लिखवाऊंगा, पहले डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब क्या होता है भी लिखवाऊंगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। हाँ हाँ, जल्दी करो यार, एक तो फैन चालू कर दो, गर्मी लग रहा है। एक फैन चालू करो ना।
हो गया। ठीक है, नोट नंबर 1 लिखो तो, नोट 1 लिखो। इन द above sums, in the above sums, removal of goods indicate the movement of goods, movement of supply of goods। चलिए एक बार आंसर यहाँ बताइए तो, यहाँ पे हमारा डेट ऑफ रिमूवल क्या है? डेट ऑफ रिमूवल क्या है? 15/3, यही ना? और डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 18/3, विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब ये जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है ये टाइम पे नहीं हुआ। तो अगर डेट ऑफ इशू, मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, टाइम पे नहीं हुआ, इसका मतलब जो डेट ऑफ रिमूवल होगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्मली क्या होना चाहिए? बिल, बिल पहले बनना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए? रिमूवल ऑफ गुड्स होना चाहिए। पर देखो ना, गुड्स पहले निकल गया, 15 मार्च को ही गुड्स निकल गया, और बिल कब बन रहा है? 18 मार्च को। इसका मतलब बिल बनने में क्या हो गया? देर हो गया। क्या होता है ना बेसिकली कि इनवॉइस अगर पहले बन जाए ज़्यादा बेटर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है वो टाइम पे नहीं बना। तो जब टाइम पे नहीं बनता है तो इस केस में क्या होता है? डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स हमारा क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना? तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने लिखो, सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन लिखो इसको। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, नंबर 1 टाइम सप्लाई क्या होगा? वेयर, देखिए ना, वेयर इनवॉइस इज टाइमली इशूड। अगर इनवॉइस टाइमली इशूड होगा तो डेट ऑफ इनवॉइस विल बी, मतलब सुनो ना, अगर इनवॉइस टाइमली इशूड होगा तो रिमूवल के पहले ही बिल बन जाएगा। तो बिल पहले बना, रिमूवल बाद में हुआ, तो विच एवर इज अर्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी, टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। यही चीज लिखना है यहाँ पे, वेयर इनवॉइस इज टाइमली इशूड, देन डेट ऑफ इनवॉइस, लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। डेट ऑफ इनवॉइस विल बी टीओएस या पीओटी। अगर अगर इनवॉइस टाइमली इशूड हो जा रहा है, अगर इनवॉइस टाइमली इशूड हो जा रहा है तो जो डेट ऑफ इनवॉइस है, ठीक है, वही क्या बन जाएगा तुम्हारा? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, मतलब बिल पहले बन गया और रिमूवल बाद में हो रहा है, और विच एवर इज अर्लियर, तो बिल अगर पहले बन गया तो टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस। पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, वेयर इनवॉइस is not timely issued, is not timely issued। इसका आंसर बोलो ना आप लोग, क्या होगा? डेट ऑफ रिमूवल, देखो ना, डेट ऑफ रिमूवल विल बी टीओएस या पीओटी। बोलिए, कोई डाउट? यही ना?
अब आपको ना यही सेम चीज को लिखना है, सुनो ना, यही सेम चीज को एग्जाम में क्या लिखना है, ये जो डेट ऑफ रिमूवल विल बी टीओएस या पीओटी, यही सेम चीज को लिखना अलग तरीके से। आप अगर एग्जाम में ये भी लिखोगे तब भी सही है, लेकिन एक होता ना फॉर्मेट, जो जीएसटी ने फॉर्मेट दिया आप फॉर्मेट फॉलो करो। क्या होता है ना, जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो बेयर एक्ट में जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिंपली समझा दिया, कहाँ गया ये, सिंपली मैंने आपको समझा दिया। बेयर एक्ट में ना ये वाला वर्ड लिखा हुआ है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड, इसका मतलब होता है ये लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इशूड, मतलब सप्लाई ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व, मतलब पूरे बेयर एक्ट में कहीं पर भी मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट बोल के वर्ड ही नहीं है। मेरा समझ रहा, जैसे जब लॉ पढ़ते हैं ना तो लॉ का क्या होता है, सेक्शंस होते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन होते हैं, और रूल कहीं और दिया रहता है। तो जब भी हम लोग कोई सेक्शन पढ़ते हैं ना, सब कुछ मिला जुला के पढ़ते हैं। तो बेयर एक्ट में कहीं पर भी ये मूवमेंट वाला बात ही नहीं लिखा गया है, ये उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है। समझ गए? तो जब भी एग्जाम में अगर आप चाहते हो कि भाई पूरा का पूरा मार्क्स मिले, तो कोशिश करो जो जीएसटी का लैंग्वेज है, मतलब जो बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, वो फॉलो करने की कोशिश करो। समझ आ रहा है मेरी बात? तो आप ये सेम चीज को अलग तरीके से लिखना, जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। मतलब डेट ऑफ रिमूवल ही हमारा होगा, लेकिन एग्जाम में ये वर्ड ना लिख करके जो लिखवाने जा रहा हूँ वो वाला वर्ड ही लिखना। क्योंकि इससे क्या रहेगा ना कि आपका जो आंसर है वो बेयर एक्ट से मिलता जुलता रहेगा, आंसर हम लोग का यही आएगा। समझ आ रहा है? लेकिन क्या बेयर एक्ट वाला फॉलो करना है। यहाँ पे मैं नोट बोल के लिख लो ना, अपना कॉपी में नोट बोल के लिख लो, एज पर द बेयर एक्ट। हाँ लिख दो ना, एज पर द बेयर एक्ट। बस समझने के लिए, एग्जाम में मत लिखना एज पर द बेयर एक्ट, बस अपने आप को समझने के लिए लिख लो, एज पर द बेयर एक्ट। देखो ड्यू डेट ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, हाँ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विल बी या शैल बी टीओएस या पीओटी। मतलब हाँ बस इतना ही लिखना। आप कोशिश करना ये वाला वर्ड लिखने के लिए। क्या लिखना है? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस शैल बी टीओएस या पीओटी। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब इस पूरे सम्स में देखो ना, क्या टाइम पे इनवॉइस इशू हुआ है? नहीं हुआ है ना? तो चलो अब इसका ये पूरा फॉर्मेट है, देखो आएगा आपका 5 नंबर में, बस यही डेट लिख के तो नहीं आओगे, प्रॉपर फॉर्मेट में मार्क्स मिलेगा। तो आपको ना पूरा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। पहले आपको ये, आप क्या पता है आपने क्या लिखा है, ये प्रोविजन लिखा है आपने। जैसे इंटर वगैरह में जब केस लॉ आता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन लिखते हैं, फिर फैक्ट एनालिसिस लिखते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन। सेम ऐसे ही है, ये काइंड ऑफ एक केस स्टडी है। तो हम लोग पहले क्या लिख रहे हैं, बेयर एक्ट लिख रहे हैं, ये काइंड ऑफ बेयर एक्ट हो गया। उसके बाद हमको क्या देना है, कंक्लूजन, कि हमारे हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। नहीं तो आप देखो ना, सम्स देख करके लग रहा है कि भाई यही होगा, 5 नंबर दे देगा क्या आपको? 5 नंबर के लिए पूरा एक फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा, यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लिख लिया आप लोग टाइम सप्लाई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट डालो, ड्यू डेट, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। हाँ हाँ सॉल्व करो, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, हाँ हाँ, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लिखो, वेयर वेयर द सप्लाई, वेयर द सप्लाई involve movement, where the supply involve movement, where the supply involve the movement, on or before, on or before, on or before, आज डेट क्या है? सुनो, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स,
अरे लिखो ना, मैं समझा रहा हूँ ना। ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। ऑन ऑफ, ऑन और, अच्छा ऑन लिख दिया क्या? ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, ये पूरा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद फिर कंक्लूजन देना। अभी हम लोग फॉर्मेट लिख रहे हैं। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। वेयर द, या इन एनी अदर केस लिख दो ना, ज्यादा बेटर रहेगा। इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, और मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू रिसिपिएंट। ठीक है, ये फॉर्मेट है। रेसिपिएंट, हाँ रेसिपिएंट, तो जो रिसीव कर रहा है, हाँ। मतलब ड्यू डेट टू इनवॉइस का फॉर्मेट क्या है, पहले लिखना पड़ेगा वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट, तो क्या लिखेंगे? ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। मैंने मैंने ये जो पूरा लैंग्वेज लिखा था ऊपर में, देखो ना, ये जो पूरा लैंग्वेज में लिखा था, ये तो मैं एक इजी लैंग्वेज में लिखा था जो तुमको समझ में आ जाए। बट मैं बता रहा हूँ ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको 5 में 5 आना है तो आपको बेयर एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ ये पूरा बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, और आपको ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। आप ये सारा फॉर्मेट लिख लिए, अब आपको कंक्लूजन देना। कंक्लूजन बहुत सिंपल, विच एवर इज अर्लियर बोल के। अब आप जो कंक्लूजन पे आ जाओ, थर्ड नंबर आपका कंक्लूजन रहेगा। हेडिंग डालो कंक्लूजन। यहाँ पे क्या है, सुनो ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है। लिखो इन द एबव सम, जैसे हम लोग केस लॉ लिखते हैं ना, केस लॉ। आप जैसे सीए, सीएस, सीएमए या कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे ना, आपको केस लॉ लिखने को आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बेयर एक्ट लिखते हैं, मतलब प्रोविजन लिखते हैं, फिर फैक्ट एंड एनालिसिस लिखते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन। ये सेम ऐसे ही है, क्योंकि जब आप केस लॉ वगैरह पढ़ोगे तो पढ़ करके समझ में आता है इसका आंसर नो होगा, पर वो नो बोल करके 4 नंबर नहीं देगा। वो पूरा का पूरा पूरा बेयर एक्ट समझाना पड़ेगा, फिर फैक्ट एंड एनालिसिस, और फिर उसके बाद क्या देना पड़ेगा, कंक्लूजन। तब जाके 4 में 3 या 2.5 ऐसे नंबर मिलता है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि आपको पूरा ये फॉर्मेट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना इन द एबव सम्स, कॉमा, मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड, मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड, इन द एबव सम मूवमेंट इज इन्वॉल्व। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो भाई फॉर्मेट क्या है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग will be TOS, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग will be TOS। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इन द एबव सम्स मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग will be TOS। नंबर 1 डालो, क्या था, डेट ऑफ इनवॉइस, बोलिए ना, डेट क्या है सम्स में, 15 तारीख है ना, 15/3/22। और दूसरा क्या है, डेट ऑफ रिमूवल है ना, डेट ऑफ रिमूवल कितना है, हाँ उल्टा लिख दिए, क्या है बोलो। अच्छा ठीक है, ये वाला डेट क्या है बताओ, इनवॉइस वाला 18/22, और रिमूवल क्या है, और हम लोग ऊपर में लिख दिए हैं कि अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी टीओएस। अब इसका अर्लीस्ट क्या है, 15 मार्च, तो लिखो देयरफॉर टीओ टाइम ऑफ सप्लाई या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन विल बी 15/3/2000। ये पूरा फॉर्मेट है 5 नंबर का। तो आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, एक बार पूरा का पूरा फॉर्मेट रिवाइज करो प्लीज, एकदम कॉपी पे फोकस होना चाहिए। हाँ, एक बार अपना फॉर्मेट देखो अच्छे से। कोई भी सम्स आएगा पहले ये फॉर्मेट लिख लेना,
फॉर्मेट लिखने के बाद फिर कंक्लूजन डाल देना, मतलब समझ रहे ना कि हम अब कंक्लूड करने जा रहे हैं कि सप्लाई क्या होगा। समझ पा रहा है ये इसका लैंग्वेज कैसा है? पहले बेयर एक्ट मतलब जैसे लॉ में पहले प्रोविजन लिखते हैं, फिर फैक्ट एनालिसिस, और बाद में क्या देते हैं, कंक्लूजन। सेम पैटर्न यहाँ पर भी है कि पहले लिखो प्रोविजन, फिर अपने देना है कंक्लूजन, बस वही, और कुछ नहीं है यहाँ पे। है तो 5 ही नंबर, लेकिन क्या करो, पूरा फॉलो करना पड़ेगा, फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। हाँ पूरा लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा, हाँ ये लिखना पड़ के फिर कंक्लूजन देना पड़ेगा। हाँ हाँ, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई एक हेडिंग होगा, ड्यू डेट ऑफ सप्लाई एक हेडिंग होगा, उसके बाद कंक्लूजन डालना पड़ेगा। हाँ रटीले। हाँ समझ नहीं आज तक। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब जहाँ पे बायर जीएसटी पे करते हैं। दे देंगे आज नोट। लाइव स्टूडेंट समझ में आ रहा है? आंसर बाबू यहाँ से स्टार्ट है। सॉल्यूशन दिख रहा है ना, सॉल्यूशन यहाँ से आंसर स्टार्ट है। आंसर यहाँ से स्टार्ट बाबू। हाँ हाँ, एग्जाम का ही सम से देखना, बीकॉम ऑनर्स 2019 में आया है, एग्जाम का ही तो सम्स करवा रहे हैं। हाँ बाबू, सॉल्यूशन। हाँ यहाँ मैंने बस बोला है कि इस सम से मूवमेंट है या नहीं, बस पहचानने के लिए मैंने नोट लिखवा दिया। तुमको एग्जाम में थोड़ी नोट डालना, तुमको देख के समझ में आ गया कि जहाँ पर रिमूवल की बात हो गया मतलब मूवमेंट है वहां पे, सिंपल सी बात। मेन जो तुम्हारा आंसर है ना वो यहाँ से चालू हुआ है, आंसर यहाँ से आपका चालू हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन एग्जाम में आप ना ये वाला प्रेफर करिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, एग्जाम में आप ना ये ना लिख करके यही वाला लिखना, समझ गए? समझ, एग्जाम में क्या लिखना अपने को, यही लिखना है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि आपने एक ही चीज लिखो, क्योंकि अभी क्या वाला लोग, कुछ लोग स्टूडेंट ये लिख के चलाएंगे। अब बेयर एक्ट भाई, बेयर एक्ट में प्रोविजन गलत नहीं लिख सकते, आपको पता होना चाहिए। तो आप एक काम करो, इसको काट दो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गलती मत करना, आप इसको हटा ही दो क्योंकि डर लग रहा है। कुछ महान लोग हैं, क्या बोलेंगे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। समझ गया ना? मैं काट दे रहा हूँ, तुमको भी एग्जाम में वही लिखना, यही लिखना वर्ड। जमशेद आंसर दिया ना बाबू, कहाँ सोल्यूशन यहाँ से चालू है। हो गया, क्लियर है? ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आओ ना, ये वाला क्वेश्चन करो तो। हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन करेंगे, बाकी आप लोग फॉर्मेट लिख लोगे ना, डायरेक्टली हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे, तो हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन पे आएंगे। बाकी आपका जो फॉर्मेट रहेगा वही सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। डेट ऑफ रिमूवल दिया है ना, कब? 23 मार्च 2022। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है 20 मार्च 2022। डेट ऑफ पेमेंट इंडेड द बुक्स ऑफ अकाउंट 28 मार्च 2022। डेट ऑफ क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट कितना है? 31 मार्च 2022। रिमूवल है मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स है। जहां मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो आपको पता अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस है 20 को और रिमूवल कब है? 23 को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 20/30/2022 विल बी टीओएस या पीओटी। सिंपल ना? बट हाँ, रिपीट करता, मतलब आप सब समझ रहे हो, लेकिन इतने ही 5 नंबर नहीं मिलेगा, आपको पूरा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। ये क्या हो गया रे भाई? सुनो ना, ये क्वेश्चन देखो तो, इसके बाद ब्रेक देंगे तुम लोग को। ये वाला क्वेश्चन देखो तो, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द कंपोजिट स्कीम। सुनो ना, क्या बोला? डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द कंपोजिशन स्कीम एंड नॉट अंडर द कंपोजिशन स्कीम। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर द कंपोजिट स्कीम में होता है आपका 18 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हर महीने का जो 18 तारीख होता है वो ड्यू डेट होता है। और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर द अदर देन, मतलब रेगुलर स्कीम की बात कर रहे हैं, तो रेगुलर वाले होते हैं हर महीने का 20 तारीख। ठीक है ना? मतलब 18 तारीख होता है कंपोजिट का ड्यू डेट, और रेगुलर क्या होता है? 20 तारीख होता है। सिंपल सा बात है। अगर आप रेगुलर स्कीम लेंगे तो एवरी मंथ का जो 20 तारीख आएगा आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर आप कंपोजिट या कंसेशनल स्कीम लेंगे तो 18th, मतलब 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ। या सिम क्या चीज? साल में एक बार होता है। यहाँ पे क्या लिखा होता है? 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर जीएसटी पेबल। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, क्वार्टरली क्या होता है ना, नहीं नहीं बस सुनो सुनो सुनो। क्या होता है यहाँ पे, जो कंपोजिट स्कीम लेते हैं उनका जो एनुअली होता है एक ही बार होता है, लेकिन वो भी क्या करते हैं, अपना एनुअल टर्नओवर मेंटेन करते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है तुमको साल में दिखाना एक बार, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, एडवांस टैक्स इसको क्वार्टरली बेसिस पे लेती रहती है। मतलब इसे गवर्नमेंट बोलती है फॉर एग्जाम्पल तुम साल भर में 50,000 का टैक्स देगा, तो तुम एक बार मत दो, तुम थोड़ा थोड़ा करके देते रहो। अब बाद में अगर तुम्हारा टैक्स जो बनेगा हम असेसमेंट करके देख लेंगे। काइंड ऑफ जो एडवांस टैक्स है उसका हिसाब से रियल है। जैसे गवर्नमेंट का पता है क्या नाम रूल है यहाँ पे, कि गवर्नमेंट बोलती है तुम एक साल के बाद पैसा मत दो, मुझे थोड़ा थोड़ा करके देते रहो, हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे गवर्नमेंट ना, समझ रहे हो, पैसा लेने की कोशिश करता है ये लोग। इन लोगों का फाइलिंग होता है, मतलब फाइलिंग, पता है ये लोग पूरा अपना जो हिसाब है वो साल के बाद में दिखाएंगे। बट ये क्या करेंगे, जो भी टर्नओवर हुआ है उस टर्न, मतलब 4 महीने का जो टर्नओवर है या 3 महीने का जो टर्नओवर है उस पर जीएसटी पे कर देंगे। फिर 3 महीने का जो टर्नओवर होगा उस पर जीएसटी पे कर देंगे। एडवांस टैक्स की तरह होगा, मतलब कमा रहे पेमेंट दे रहे, कमा रहे पेमेंट, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है ना कि आप कमाओ पैसा दो। क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल है, हो सकता है आप कमा रहे हो और 1 साल बाद अगर पेमेंट करने की कोशिश करोगे तो पैसा ना बचे। आपने क्या किया, एक क्वार्टर में कमाया उसका टैक्स दे दो, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में कमाया उसका टैक्स दे दो, बाद में एनुअली अपना पूरा हिसाब बता देना। यहाँ पेमेंट का बात हो रहा है। देखो, पेमेंट करना और एनुअल रिपोर्टिंग करना दोनों अलग चीज होता है।
तो यहाँ पे जो कंपोजिट वाले स्कीम होते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, मतलब क्वार्टर नॉर्मली ये गुड्स केस में होता है। अरे 1.5 CR भाई, समझ रहे हो? गुड्स केस में नॉर्मली ये होता है कि लोग क्या करते हैं, क्वार्टरली बिजनेस करते हैं। तो एक क्वार्टर में जो भी टर्नओवर हुआ उसके हिसाब से पेमेंट कर देंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में जो भी टर्नओवर हुआ उसके हिसाब से पेमेंट कर देंगे। तो गवर्नमेंट बोलता है मेरे लिए भी आसानी है और तुम्हारे लिए भी क्या है, आसानी है। तुमको पूरे साल भर का पैसा देने में खटकेगा, थोड़ा थोड़ा करके देते रहोगे तो तुम्हारे लिए भी आसानी है, और हमको कलेक्शन मिलते रहेगा, मेरे लिए भी क्या है, आसानी रहे। इसलिए गवर्नमेंट ने एडवांस पेमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आया। हाँ, इसमें तो क्या हो रहा है, टर्नओवर मान लो 5 लाख का हुआ तो 5 लाख में जीएसटी दे दो। इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता इसमें। बट वही है कि अगर तुम टर्नओवर झूठा दिखा रहे हो तब तो फिर हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग का एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक नया चैप्टर चालू करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है।